नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रौनक पारिक। राजस्थान में धर्मांतरण के बढ़ते मामलों ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। कभी प्रलोभन, कभी डर और कभी प्यार के जाल में फंसा करके धर्म बदले जा रहे हैं। अब राज्य सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए भी कड़ा विधेयक भी पेश कर दिया है, लेकिन धर्मांतरण के मामले अब भी रुक नहीं रहे। असली सवाल यह है कि धर्मांतरण की इस समस्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, सरकार, समाज या फिर कोई सुनियोजित साजिश। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या धर्मांतरण रोकने का जिम्मा सिर्फ सरकार का है? क्या यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है या आस्था की सुरक्षा? क्या कानून से सुलझेगा धर्मांतरण का संकट? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से मनीषा सिंह और कांग्रेस की ओर से जितेंद्र सिंह। आप दोनों का पंजाब केसरी पर बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, सत्ता में सरकार आपकी है तो शुरुआत आपसे होगी कि सरकार विधेयक ला चुकी है, कानून बना चुकी है, लेकिन फिर भी धर्मांतरण के मामले हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए रौनक जी, धर्मांतरण का विषय बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है और इस तरह के मामले हमने देखे हैं कि समय समय पर उठते आए हैं। और ये जो धर्मांतरण का जो विषय है, ये कांग्रेस द्वारा दी गई वो दीमक है जिसने हमारे राज्य को, हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र को खोखला करने का काम किया है। इनके द्वारा की गई जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, एक को खुश रखने के लिए, एक वर्ग को खुश रखने के लिए इन्होंने जिस तरह की राजनीति की, और आज मामले हैं जो जिस तरह के हमारे सामने हैं, जो बढ़ते गए हैं। और हमारे जो भजन लाल जी की सरकार है, उन्होंने अभी फरवरी 2025 में एक विधेयक लेके आए, कठोर से कठोर कानून बनाए हैं इसके खिलाफ। और आप देखिए, ऐसे मामलों पे अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम सर आप पे आते हैं कि कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के जब आपकी सरकार थी, किस तरह की प्लानिंग है वो एग्जीक्यूट किया गया था, क्योंकि उस समय भी मामले ऐसे थे और अब भी मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। जितेंद्र जी रौनक जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, मनीषा जी ने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं, आप दोनों सरकारों के समय का एक आंकड़ा उठा के देख लीजिए, है ना। और आंकड़ा उठाने के बाद अब तो आपकी भाजपा की सत्ता है। भाजपा की सत्ता आने के बाद आप विधेयक की बात करें, उसके बाद तो आपके अभी रिसेंटली आप देखिए ना, उसके बाद कितने सारे हुए हैं धर्म परिवर्तन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग हेडक्वार्टर्स में। और आपने कहा कांग्रेस पार्टी, किसी भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी सरकार है, इस तरीके से किसी भी संगठन को मोटिवेट करने का काम नहीं करती है। सबसे पहले तो आप ये अपने क्लियर जहन में से निकालें। दूसरी बात है, सत्ता में आप अब हो और सत्ता में आने के बाद, विधेयक आने के बाद, उसके बावजूद भी आप उस विधेयक को क्रियान्वयन किस तरीके से, ये मैसेज देने का काम आपकी सत्ता का है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से आप बचें और इस तरीके की जो सामाजिक जो समाज में इस तरीके के जो एक्ट, जो इस तरीके के जो लोग कर रहे हैं, उन पर आप रोक लगाने का काम करें। आप आरोप और प्रत्यारोप ना लगाएं। आपने सबसे पहले शुरुआत ही आरोप से की। आप अपनी गिरबान में झांक के देखें, आपकी सत्ता है, आप राजकाज प्रशासन सब आपके हाथों में है, और उसके बावजूद भी ऐसे उदाहरण बार बार निकल के आ रहे हैं। क्या जादू की छड़ी थी क्या कांग्रेस के हाथ में, और जादू की छड़ी आपके हाथ में लग गई? तो कृपया आप आरोप लगाने से पहले आप किस तरीके से ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो संगठन हैं, इस तरीके की का जो काम कृत्य जो करते हैं, उन पे आप रोक लगाएं और बजाय आरोप प्रत्यारोप के। इसलिए ये सरकार का जो जिम्मा है वो ये होता है कि कोई भी इस तरीके से इनलीगल एक्टिविटीज कराते हैं, समाजों को तोड़ने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, कोई भी संगठन है, उन पर सरकार और सामाजिक संस्थाओं को अंकुश लगाना चाहिए। उस पर आप ध्यान करें बजाय। लेकिन जितेंद्र जी, बात करें, सत्ता में सरकार कांग्रेस की भी थी और उस समय इस तरह का नियम या फिर कोई विधेयक था, वो पेश क्यों नहीं किया गया? फिर अगर इस तरह की कोई चीज थी तो देखिए, ये आपने जो कहा अच्छा सवाल किया, और बिल्कुल ये कि इनको तो चलो मौका मिला, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी सरकारें होती है, चाहे सत्ता दल की हो या सत्ता दल अलग हटके हो, कोई भी इस तरीके से सरकारें बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस तरीके के धर्म परिवर्तन में, उस तरीके से जो मूवमेंट ये लोग चलाते, कोई भी सत्ता उनके फेवर में नहीं होती है। तो क्या चीजें रही, और पूरा सरकार प्रशासन का कांग्रेस सरकार के समय फोकस रहा, और आप तो सत्ता में आ गए और आपने ये जब ये अमल में लेके आए हो, उसके बाद भी ये ऐसा हो रहा है।
तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इन पर अंकुश कैसे लगे। आपको सख्ती से, प्रशासन को सख्ती से इन पर तरीके से, सख्त रवैये से इन पर आना चाहिए, जिससे कि ऐसे उदाहरण बार बार अनूठे पेश ना हो। ठीक है मनीषा जी, अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष की ओर से कहा गया है कि भाई नियम लेकर आ गए, कानून आ चुके हैं, प्रशासन और सरकार फिर स्ट्रिक्ट एक्शन है वो क्यों नहीं ले पा रही है? क्या इसमें प्रशासन और सरकार की नाकामी शामिल हो रही है? देखिए रौनक जी, सबसे पहले तो मैं जितेंद्र जी के सवालों के जवाब देना चाहूंगी। आरोप प्रत्यारोप जितेंद्र जी आप कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपके समय में तो मामले दर्ज ही नहीं होते थे, अभी लोग मामले दर्ज करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी सरकार उनके साथ में है। आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने संरक्षण देने का काम किया उनको। जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी गहलोत सरकार कम से कम ये कहती है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये देखिए, ऐलान लगाने का मतलब ये नहीं है। आपके समय में हमारी सरकार ने विधेयक लाकर ये साबित कर दिया है कि हम इन ऐसे मामलों को संरक्षित नहीं किया जाएगा। और आप देखिए, आपके मामले जो है, अभी हमारी सरकार है उसमें ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं और वहां पे माननीय भजनलाल जी के उसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो गिरफ्तारियां हो रही है, आप रिसेंट मामला देख लीजिए जो वाटिका में हुआ, वहां पे उनकी तुरंत गिरफ्तारी की गई। सवाई माधोपुर में हुआ, तुरंत गिरफ्तारी हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। और ऐसे लेकिन मनीषा जी, इस बीच एक ये भी चीज आंकड़े निकलते हैं, मनीषा जी एक मिनट में, इसमें इस बीच में ये भी आंकड़े निकल कर आते हैं कि ज़्यादातर तो धर्मांतरण के मामले हैं वो उदयपुर, बांसवाड़ा जो आदिवासी ट्राइबल एरिया है वहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं। ये राजस्थान की बातें नहीं है, बाकी एमपी और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि वहाँ अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार नियम लेके आ चुकी है, तो फिर एक्शन में प्रशासन ढिलाई क्यों बरत रहा है? देखिए रौनक जी, जिस तरह से हमें पता है कि प्रलोभन देकर, छल कपट से और बिना मतलब के ऐसे लाभ देकर, उनको दिखाकर इस तरह के मामले होते आए हैं, ये बहुत पहले से होते आ रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार है जो बिल्कुल इनको संरक्षण नहीं दे रही है। और यहाँ पे आप देखिए कि विधेयक जो कानून बने हैं कि यहाँ पे 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए धर्म परिवर्तन करते हैं, अगर परिवर्तन करते हैं तो कलेक्टर को 60 दिन का संज्ञान पहले देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए शादी हो रही है धर्म परिवर्तन करके किसी लड़की को, तो उसके परिवार वालों को पता होना चाहिए। तो इस तरह के जो बहुत सारे कठोर कानून है वो हमारी सरकार लेकर आई है। और यहाँ पे देखिए कि ना, सरकार लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। मामले सामने तभी आ रहे हैं क्योंकि उन पे अगर एक्शन हो रहा है तभी मामले सामने आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और जो आदिवासी है, जो गरीब है, उनको गुमराह करने का काम लगातार किया जा रहा था, जो बहुत पहले से गुमराह उसमें कौन कर रहा है मनीषा जी? क्योंकि गुमराह करने पर भी बड़ा सवाल है कि आखिर पब्लिक है गुमराह क्यों हो रही है? क्योंकि धर्मांतरण का मामला तब उठता है जब आपकी ही सोसाइटी के अंदर लोग आपकी नहीं सुनते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर प्रशासन है वो आपकी नहीं सुनता है। लगभग 44% का आंकड़ा लगभग निकल कर आया है कि वो उदयपुर, बांसवाड़ा साइड में लोग हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, मिशनरी लोग वहां पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि गुमराह इसलिए कर पा रहे हैं कि ऐसी भोली भाली जनता जिनको नहीं पता है, अभी कानून आया है और उसी हिसाब से आप देखिए कि उनको जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह और जागरूक करने की जरूरत है, तभी जाके इन मामलों पे अंकुश लगाया जा सकता है। और जो सरकार है वो अपनी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई कर रही है, ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तारियां हो रही है आप देखिए। और इस तरह के जो मामले हैं, गुमराह करने के मामले हैं, उन पे सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ठीक है सर, आपका ये सवाल मेरा रहेगा कि कांग्रेस क्या ये स्वीकार करती है कि धर्मांतरण एक सामाजिक समस्या है, अब वो बन चुका है? देखिए रौनक जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इस तरीके के जो भी धर्म और अपने परिवर्तन को लेके इस तरीके के जो ये लोग गुमराह करके जो काम करते हैं, वाकई में बड़ी विकट समस्या है। लेकिन जब तक सरकारें सख्ती से अपनी मशीनरी का सदुपयोग नहीं करेंगी, प्रशासन को आप जागरूक नहीं करेंगे, और जो आपने कहा कि आज उदयपुर जो वो वाला जो बेल्ट है, ट्राइबल जो बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट में ऐसे केस बहुत ज्यादा देखने को मिले, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जवाबदारी बनती है
कि आप एक अलग से यूनिट बनाकर और इस तरीके के उनको चिन्हित कर और आप एक तो उन पे सख्ती लगाने का काम करें। दूसरा, जागरूक कैसे किया जाए कि आप विधेयक तो लेके आ गए, लेकिन विधेयक की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची है कि, और जब तक ये मैसेज आप घर घर नहीं पहुंचाओगे, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, ये काम सरकार का है, अपोजिशन का काम नहीं है। अपोजिशन भी बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं सर, सरकार का तो है, लेकिन विपक्ष का भी इसमें रोल काफी अहम है, वो हो जाता है जी। भाई। सरकार का निश्चित तौर पर सरकार का काम है कि धर्मांतरण के मामले हैं उनको बढ़ने से रोकना, इस तरह की चीजें हैं वो ना करवाना, लेकिन विपक्ष का भी इसमें एक रोल है, वो अहम हो जाता है कि विपक्ष भी अपने वहां के लोकल लीडर्स को ये आदेश दे कि इस तरह के मामले अगर होते हैं तो वो उस पर एक्शन ले, सरकार को, प्रशासन को इसके बारे में बताएं। रौनक जी बिल्कुल, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है। मैं इससे दूर हटने का काम नहीं कर रहा, बिल्कुल निश्चित रूप से हम भी इसमें जितना ज्यादा संगठन को सक्रिय करने का काम करेंगे, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन क्या होता है कि जब सत्ता में जब सरकार होती है, आम आवाम की अपेक्षा होती है, क्योंकि आम आवाम की प्रशासन सरकार से एक बड़ी अपेक्षा होती है कि निश्चित रूप से वहां न्याय मिलेगा। जब तक आप सामाजिक जागरूकता का भाव लेके नहीं आओगे, सामाजिक जागरूकता के भाव के तरीके से आप काम नहीं करोगे, अवेयरनेस के तरीके से आप काम नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से हमें वापिस ऐसे केस देखने को मिलेंगे। इसलिए हमें सरकार को इसमें सख्ती से आना चाहिए, प्रशासन को इनको एक्टिव करना चाहिए। जितेंद्र जी, ट्राइबल जोन तुष्टिकरण की राजनीति आपकी सरकार ने की, तुष्टिकरण की राजनीति आपकी सरकार करती आई है हर बार। आप जिम्मेदारी की बात करते हो, क्या जिम्मेदारी ली? अगर आप अपनी मनीषा जी, आप सुनिए मेरी बात सुनिए आप। एक करके आप दोनों ऐसे नहीं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जिन डिस्ट्रिक्टों में आपकी सरकार है, आपकी सत्ता आने के बाद मनीषा जी एक मिनट जितेंद्र जी पूरी करिए एक बात। मनीषा जी जितेंद्र जी, आप दोनों अगर ऐसे बात करेंगे तो कोई भी निष्कर्ष निकलेगा नहीं। एक एक करके मनीषा जी, जितेंद्र जी, एक एक करके इस तरह से अगर आप डिस्कशन करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं। और आप हमेशा माहौल में रहते हो। जितेंद्र जी, मनीषा जी, एक मिनट एक एक करके बोलिए, मनीषा जी एक मिनट जनता को गुमराह किया जा रहा था। मनीषा जी एक मिनट। क्या किया आपकी सरकार ने? आपकी सत्ता ने क्या किया? अगर आप चाहते हैं मैं डिबेट वहीं पे क्लोज कर दूं। आपके आने के बाद आंकड़े बढ़े हैं, आपकी सत्ता आने के बाद आंकड़े बढ़े। मनीषा जी ध्यान हो चाहिए। मनीषा जी, जितेंद्र जी, एक मिनट। इस तरह से अगर आप बहस करेंगे तो कोई बात आप दोनों के समझ में आएगी नहीं। एक एक करके अपना कंप्लीट है वो करिए सवाल। जितेंद्र जी, आपका जो जवाब था उसे एक बार पूरा करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मनीष रौनक जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी ले। आप बजाय विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से, आप सत्ता में हो, आप आम आवाम आपको टारगेट करेगी। जनता ने आपको चुन के भेजा है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम ना करें। और रही विपक्ष, एक मिनट मनीषा जी, एक मिनट आप सुनिए। मनीषा जी एक मिनट। पिछले 18 महीनों में जो काम हुआ है वो आपके पिछले। मनीषा जी, आपको मौका मिलेगा। एक मिनट। क्या काम किया आपकी सरकार ने? आप बताइए क्या काम किया है? झूठी बातें करके, झूठी मार्केटिंग के अलावा कोई काम आपने नहीं किया। क्या काम किया आपकी सरकार ने? भजन करने के अलावा कोई काम नहीं किया आपकी सरकार ने। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे स्पेस, थोड़ा आगे सवालों पर हम बढ़ते हैं। एक मिनट मनीषा जी और जितेंद्र जी, एक मिनट होल्ड करिए। एक मिनट जितेंद्र, मनीषा जी एक मिनट। मनीषा जी एक मिनट। युवा बेरोजगारों को लाखों सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने गरीबों को संजीवनी देने का काम किया है। मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप देखिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट थोड़ा शांत रहिए। एक मिनट आप दोनों से निवेदन है। एक मिनट। अनगिनत काम किए मैडम, अनगिनत काम किए। मनीषा जी, जितेंद्र जी, एक मिनट, थोड़ा सवाल पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे अगर डिस्कशन से कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। जादू की छड़ी है तो आपके पास जादू की छड़ी है तो रोकने का काम करिए ना। 4 लाख नौकरियां देने का काम करेगी हमारी सरकार और दे। टॉपिक से भटकिए मत, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। टॉपिक हमारा धर्मांतरण को लेकर के, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। गलत बात नहीं करोगे आप। विधेयक कब लेके आए आप? क्या काम किया आपने?
जितेंद्र जी, मनीषा जी, आप होल्ड करिए 2 मिनट दोनों। अगर ऐसे ही आप लोग अगर डिस्कस करेंगे तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, सवाल ना मैं पूछ पाऊंगा ना आप जवाब दे पाएंगे। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। मनीषा जी, आप ये बात कर रही हैं कि भाई लगातार आंकड़े हैं, सरकार एक्शन ले रही है, वो सब कर रही है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि कानून तो हम लेकर के आ चुके हैं, लेकिन जो ईसाई के लोग हैं, ईसाई मिशनरी के लोग हैं, वो खुलेआम गांवों में प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए, उन जैसे लोगों को रोकने के लिए सरकार किस तरह के एक्शन है वो ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी रौनक जी, जो विदेशी फंडिंग होती थी, हमारे माननीय मोदी जी ने उस विदेशी फंडिंग पे रोक लगाई। दूसरी बात है, एंटी करप्शन बिल आए और हमारे राज्य में नहीं, सभी राज्य में आए हैं। और हम सत्ता जो मामले हैं, हमारी सत्ता में मामले दर्ज हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार पे विश्वास दिखाया जा रहा है। और हमारी जो सांस्कृतिक जागरण है, वो जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार कर रही है और जागरूकता ला रही है, जिससे ऐसे मामलों पे अंकुश लगाया जा सके। और जब ऐसे मामले आए सामने तो उन पे त्वरित कार्रवाई होकर उनकी गिरफ्तारी की जा सके। लेकिन मनीषा जी, जिस जागरूकता की आप बात कर रही हैं, वो जिस तरह से जागरूक किए जाते हैं, वो शायद समय पुराना हो चुका है। अब जागरूक करने के लिए आपको उन सोसाइटी के बीच में ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी, जो अवेयरनेस अभी तक पब्लिक के बीच में नहीं पहुंच पाई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी रौनक जी कि समय समय पर हमारी पार्टी और संगठन जिस तरह के कार्यक्रम लेके आ रही है, हमारी राष्ट्र को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे देश की एकता को लेकर, अखंडता को लेकर, उस पर जो बात की जा रही है, वो बहुत बड़ी जागरूकता है। मनीषा जी, देश की जागरूकता वो काफी अच्छी बात है, लेकिन जब बेसिक राइट्स जो होते हैं ना पब्लिक के, अगर वो पब्लिक के राइट्स उन लोगों को नहीं मिलते हैं ना, तब उनको शायद ये चीज कदम उठाने पड़ते हैं। ये कई रिपोर्ट्स हैं वो भी कहती है, और कई लोग इस बात को भी पुष्टि करते हैं। तो अगर उन सोसाइटी के अंदर, उन जगहों पर इस तरह की कोई घटना ना हो कि उनको धर्मांतरण की ओर बढ़ना पड़े, लोग उनको बरगलाएं या फिर उनको भटकाने की कोशिश करें, तो उसके लिए ग्राउंड लेवल पर सरकार के पास कोई प्लान है अपकमिंग के लिए? देखिए, इस तरह के जो लगातार जो होते थे, गुमराह करने के काम किए जाते थे, छल कपट से, विरोध से जिस तरह के काम किए जाते थे, तो उन पे सरकार एक्शन ले रही है। जागरूकता अभी ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करवा रही है, ताकि इस तरह के मामले ज्यादा से ज्यादा अगर निकल के भी आ रहे तो उन पे त्वरित कार्रवाई हो सके। ठीक है, इस पे थोड़े मेरे कुछ कॉमन सवाल रहेंगे, आप दोनों से रहेंगे कि क्या धर्मांतरण की समस्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गई है? मनीषा जी, शुरुआत एक बार आपसे करेंगे। देखिए रौनक जी, ये बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीति से परे है, एक सामाजिक, एक हमारे राष्ट्र का सवाल है। इस तरह के अगर हमारी जो राष्ट्रीय एकता को, अखंडता पे अगर इस तरह के वार होते हैं, तो इसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी है, वो कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये सब कांग्रेस के संरक्षण में हुआ है। ये हमने देखे हैं कि पिछले जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों को संरक्षित किया है, ऐसे लोगों को संरक्षित। ठीक है, जितेंद्र जी से एक बार जवाब ले लेते हैं, थोड़े शॉर्ट में अपन जवाब रखेंगे। जितेंद्र शर्मा, एक बार आप। और कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस तरह का जो कार्य किया है, पकड़ा नहीं जाएगा। और त्वरित हम जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उससे ऐसे मामले जो लगातार जो हमें देखने को मिले, वो नहीं मिलेंगे देखने को। ठीक है, जितेंद्र शर्मा। रौनक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दोनों सरकारों का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, दोनों सरकारों का। आप विधेयक की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम किया, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपकी सत्ता में आने के बाद धर्म परिवर्तन के ज्यादा हुए या कांग्रेस सरकार में हुए? बजाय आप अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय आप आरोप प्रत्यारोप की जो आपकी पुरानी स्ट्रेटेजी, फिर आपको कहते हो भाई आप सरकार में हो, सत्ता में हो, और कहीं यदि कांग्रेस सरकार की कहीं कमियां रही तो जनता ने हमें सजा दी है ना, और आपको सत्ता में लेके, लेकिन आप सत्ता में आने के बाद भी फिर आप आरोप प्रत्यारोप लगाने बजाय। जितेंद्र जी, आपके समय मनीषा जी, कॉमन सवाल है, एक मिनट मनीषा जी, कॉमन सवाल है, ये कॉमन सवाल है, दोनों से मैं ले रहा हूँ। मनीषा जी, ऐसे नहीं, कॉमन सवाल मेरा है, कॉमन सवाल दोनों से मैं ले रहा हूँ, कॉमन सवाल पे जवाब नहीं प्लीज। मैं जवाब देना चाहूंगी जितेंद्र जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको मौका दूंगा। एक मिनट जितेंद्र जी, अपना कंप्लीट करिए एक बार। रौनक जी, मैं इतना कहूँ, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार को मनीषा जी एक मिनट मनीषा जी, एक मिनट चाहिए, और इनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सत्ता में ये लोग हैं, निश्चित रूप से ये सरकार और संगठन का मिलकर इसके पे काम करेगा। ठीक है, मनीषा जी, आप इनका जवाब दीजिए एक बार आप। देखिए, मैं जिस तरह से
यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने या कांग्रेस सरकार ने तो इसका संरक्षण देने का काम किया था। उस समय मामले दर्ज ही नहीं हुआ करते थे, अभी कैसी बात करते मामले हो दर्ज मैडम? होते जीरो हैं। जीरो और टॉलरेंस मनीषा जी, कोई सबूत आपके पास कि मामले दर्ज नहीं हुए या फिर कोई आप ये फैक्ट देखिए आपके ना, पास? आपने जो मैंने बताया कि वाटिका का मामला है, जो सवाई माधोपुर का मामला है, वो संरक्षण कतई बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जो चूहे हैं, जो आपके संरक्षित किए हुए जो बिल में से निकल रहे हैं ना, उनको दबोचने का काम करेगी हमारी सरकार। ठीक है, मेरा दूसरा कॉमन सवाल है, एक मिनट, इस पे डिस्कशन का नहीं है, ये कॉमन सवाल है, दोनों से मेरा जवाब रहेगा इस पे। दूसरा मेरा सवाल है कि क्या कानून से ज्यादा जरूरी है इरादा? क्या दोनों पार्टियों के पास इरादा है कि धर्मांतरण के मामलों को कम है वो किया जाए? मनीषा जी, एक बार आप। बिल्कुल है, हमारी सरकार को बिल्कुल, हमारा सरकार और हमारा संगठन दोनों मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। आपको जैसे मैंने कहा, हमारे राष्ट्रवाद की नीतियां हैं। अभी जो शिक्षा नीति आई है उसमें बदलाव, वो भी एक तरह से इस पे अंकुश लगाने का है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कितने जागरूकता हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो वाले आप देख लीजिए। कहाँ पे हम सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, वहां पे आप आगे देख लीजिए कि हम लोग कहाँ पे नहीं कर रहे काम। हम लोग लगातार इस पे कार्य कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि इस तरह के मामले हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके, रोक लगाई जा सके। ठीक है, जितेंद्र शर्मा। दोनों मिलकर, मैंने कहा जी, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से फंडिंग पे रोक लगाई, आप देख लीजिए कि उससे सीधा साफ पता चलता है कि हम ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, जितेंद्र सिंह, एक बार आप। रौनक जी, निश्चित रूप से इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो झकझोरने वाली घटनाएं होती हैं। और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी ऐसे कृत्य जो होते हैं उनके बिल्कुल भी कोई फेवर में नहीं है और ना रहेगी। और रही बात संगठन की, तो निश्चित रूप से जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो सत्ता संगठन हमारा इस पे काम करेगा। और बाकी तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार सत्ता प्रशासन सब इनके हाथों में होता है। उसके बावजूद भी हम हमारी पार्टी के नाते पार्टी के हमारे संगठन को सक्रिय करेंगे। और जहां जहां इस तरीके से चीजें हो रही है, निश्चित रूप से वहां तक कैसे उन पे अंकुश लगाया सके, सरकार को हमको किस तरीके से चेताया जा सके। और अपोजिशन जैसे ही अभी मानसून सत्र आएगा, निश्चित रूप से हम विधानसभा में इस बात को पेश करेंगे। ठीक है, तीसरा मेरा कॉमन सवाल है कि क्या दोनों पार्टियां धर्मांतरण के मामले पर एक्शन के बजाय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे? मनीषा सिंह, शुरुआत एक बार आपसे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से अभी मामले आए हैं सामने, उन पे कार्रवाई होती जा रही है। और आप देखिए, अगर मान लीजिए जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करे और इस तरह के जो मामले हैं उन पे उनकी भी जिम्मेदारी है, एक विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पे कार्रवाई करे। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आला कमान है वो कहीं बुरा मान जाए इस तरह से। पर हाँ, आपको भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो आपने पिछले जो सरकारों में तुष्टीकरण की जो राजनीति की है, जो वोट बैंकों की राजनीति की है, उसको आप बिल्कुल छोड़कर, और जो धर्म परिवर्तन वाले जो मामले हैं उन पे आप साथ दें सरकार का। ठीक है, जितेंद्र सिंह, एक बार आप। रौनक जी, हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम क्या होता है कि जब कोई भी समाज से अलग हटके कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो उन आवाज उठाना, आवाज को बुलंद करने का काम होता है, सरकार को चेताने का काम होता है। जो निश्चित रूप से हमारे पार्टी के अध्यक्ष और अपोजिशन लीडर जाके इस तरीके कोई भी चीज होती है तो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम जगाते रहेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि सत्र जब आएगा इस तरीके की चीजों निश्चित रूप से हम सरकार को जगाने का काम कर, लेकिन इन पर एक्शन लेने का काम सत्ता का काम होता है, सरकार का काम होता है, ठीक है, अगला सवाल इस पे वार परिवाद नहीं, प्लीज, इस पे नहीं, कॉमन सवालों पे नहीं। अरे आप अपने आला कमान को संभालिए। कॉमन सवालों पे नहीं, प्लीज, कॉमन सवालों पर नहीं। एक मिनट, कॉमन सवालों पर डिस्कशन नहीं, प्लीज, कॉमन सवालों पर डिस्कशन नहीं। एक करके कॉमन सवालों पर डिस्कशन नहीं, प्लीज। शुरू से सत्ता और संगठन दोनों मिलकर इस पर आवाज। मनीषा सिंह और जितेंद्र सिंह, कॉमन सवालों पर डिस्कशन नहीं, प्लीज। मेरा अगला सवाल है कि क्या जबरन धर्मांतरण पर कानून की जरूरत है, वो क्यों पड़ी है? क्या यह सामाजिक विफलता नहीं है? मनीषा सिंह, एक बार। बिल्कुल, जिस तरह से भोली भाली जनता को छल कपट से गुमराह करके आप जिस तरह से धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, उन्हें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। आप देखिए लव जिहाद का मामला, आप कितने सारे लव जिहाद के मामले ऐसे आए हैं जिसमें मासूम बच्चियों की जिंदगी
जिंदगी खराब हो जाती है। और आप देखिए कि उनको बचाने का कार्य हमारी सरकार, हमारे संगठन वो लगातार करते आए हैं, इस पे आवाज उठाते आए हैं। और जो सामाजिक विफलता, हमें सरकार को, समाज को, पूरे राजनीति और सभी तरह से मिलकर, विपक्ष को भी मिलकर इस पे कार्य करना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमारी जो भजनलाल जी की सरकार है वो बिल्कुल इस पे कार्य कर रही है, और आगे भी कभी ऐसे मामले आएंगे तो उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, जितेंद्र सिंह एक बार आप। रौनक जी, विपक्ष में रहने के नाते मैं आपको फिर वो कह रहा हूं कि विपक्ष अपना काम निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कर रहा है। लेकिन बात आती है सत्ता की, सत्ता भी, सरकार भी अपनी ईमानदारी से जब काम करेगा तो निश्चित रूप से ये ऐसे कृत्यों पे रोक लगनी चाहिए और प्रशासन पे ये कमांड करें कि क्यों ऐसी घटनाओं की बार बार ये पुनरावृत्ति होती है। राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ना ही कांग्रेस पार्टी इसमें कोई राजनीति करने के मूड में ना ही करेगी। लेकिन अंकुश लगाने का काम तो सरकार और प्रशासन का है, जो ये अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही खुद तय करेंगे। ठीक है, मेरा लास्ट और अंतिम सवाल है कि धर्मांतरण के पीछे असली, संरक्षण क्यों दिया? मनीषा जी, कॉमन सवालों पर डिस्कशन नहीं करना है, कॉमन सवालों पर डिस्कशन नहीं करना है, कॉमन सवाल है। मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से है कि धर्मांतरण के पीछे असली कारण गरीबी और पिछड़ापन है या कुछ और? मनीषा सिंह, शुरुआत एक बार। देखिए, धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानती हूँ कि जब पिछली सरकार जो रही, कांग्रेस की सरकार मैं कहूंगी, जिन्होंने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण। मनीषा जी, मेरा सवाल है कि इसके पीछे का कारण क्या है? गरीबी और पिछड़ापन है या कुछ और है? एक मिनट, डिस्कशन नहीं प्लीज, इस मामलों पर, इन सवालों पर डिस्कशन नहीं, इन सवालों पर डिस्कशन नहीं। मेरा सवाल सीधा सा क्लियर है मनीषा जी कि धर्मांतरण के पीछे असली कारण क्या है? गरीबी, पिछड़ापन या फिर कुछ और? देखिए, गुमराह करना सबसे ज्यादा, गरीब पिछड़ेपन के साथ साथ में जो गुमराह किया जाता है, उन्हें अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। जो इतनी फंडिंग आती थी, आप देखिए ना, माननीय मोदी जी ने उस फंडिंग को बिल्कुल बंद कर दिया। FCRA की जो फंडिंग है उसको बंद करवाई है, क्योंकि ये फंडिंग आती थी, मासूम भोले भाले लोगों को, वंचित लोगों को गुमराह किया जाता था। ये सबसे बड़ा कारण है, और उसको हमारी सरकार ने, अब डबल इंजन की सरकार, इसको बिल्कुल बंद करने का काम कर रही है। ठीक है, जितेंद्र सिंह एक बार आप क्लियर करिए। रौनक जी, आपने कहा ये निश्चित रूप से जो गरीब तबके, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, वो एक लालच में वो ठग जाते हैं। उनको एक राशि तय होती है लोगों के द्वारा, वो राशि के प्रलोभन में लेके और ये फंसाने का इस तरीके से जो षड्यंत्र चल रहा है, निश्चित रूप से इसमें गरीब भोली भाली जनता ही शिकार होती है, क्योंकि वो, उनको पैसे की नीड होती है और वो बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती, अशिक्षित वो लोग होते हैं। तो इसलिए, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बार बार कि आप डबल इंजन सरकार की बात करो, डबल इंजन सरकार आपकी फेल हो चुकी है, हर तरीके से फेल हो चुकी है, आप विफल हो चुकी है कि आप अंकुश नहीं लगा पा रहे। आप सत्ता में होने के बाद बजाय आरोप प्रत्यारोप के आपको अंकुश लगाना चाहिए और आपको काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा सिंह और जितेंद्र सिंह, आप दोनों ने अपना कीमती समय वो निकाला है, धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी अपनी राय है वो रखी है। खैर, आने वाले समय के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए किस तरीके से प्रशासन और सरकार अपना कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब केसरी और राजस्थान के साथ।